बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चैप्टर 12 को स्टडी करना शुरू करेंगे। पहले 3 लेक्चर में हमने चैप्टर 11 को पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे, इफ एल्स को देखा, मल्टीपल इफ एल्स को देखा, नेस्टेड इफ पे हमने स्टडी की, कंडीशनल स्ट्रक्चर को देखा, इसके हमने प्रोग्राम भी किए। और बार बार एक ही बात करती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेके सारे प्रोग्राम लिख रहे हैं और तकरीबन सभी बच्चे आप में से इसकी असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा देते हैं। जो कुछ बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते, उनके पास लाइट का इशू होता है या मोबाइल का कुछ इशू बन जाता है, तो जब भी उन्हें टाइम मिले अपनी असाइनमेंट ज़रूर करें और मुझे लाजमी सबमिट करवाएं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का भी आपको बताया था कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। सॉफ्टवेयर की वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, आपको आसानी से वो प्ले स्टोर से भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करें, उसको चलाना शुरू करें, उसका इस्तेमाल शुरू करें, ताकि जो प्रैक्टिकल आप थ्योरेटिकल यहाँ पे कर रहे हैं वही प्रोग्राम आप प्रैक्टिकल भी उनका करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। आज के लेक्चर में हम लूप को पढ़ेंगे। लूप क्या होता है? लूप के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जब हमने सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े थे। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था सीक्वेंस, नंबर 2 पे हमने पढ़ा था सिलेक्शन और नंबर 3 पे हमने पढ़ा था लूप, मतलब रेपिटिशन। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 10 जो है वो आपका सीक्वेंस पे बेस करता है, चैप्टर 11 जो है वो सिलेक्शन पे बेस करता है, चैप्टर 12 जो हम स्टडी करेंगे वो तमाम ये जो आपका है चैप्टर 12 ये रेपिटिशन पे बेस करता है। आज का एजेंडा देख लें कि आज हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे। बेसिकली आज हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। व्हाट इज़ लूप? लूप क्या होता है? लूप कहते किसको हैं? इसका क्या इस्तेमाल है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे व्हाट इज़ व्हाइल लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में आपकी जो चैप्टर 12 है इसमें 3 तरह के लूप अवेलेबल हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डू व्हाइल लूप नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 लूप करेंगे, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। आज हम जितने प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप लोग इसी की असाइनमेंट भी बनाएंगे। मैं 1 बाय 1 ये तमाम प्रोग्राम आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने ये कैसे करनी है, इनकी क्या वर्किंग होगी, कैसे इनको लिखा जाएगा, और ये तमाम प्रोग्राम व्हाइल लूप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लूप? लूप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक काम को बार बार रिपीट करेंगे तो वो लूप कहलाएगा। यहाँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ लूप? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज़ नाउन एज लूप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि जब आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई स्टेटमेंट हो प्रोग्राम में या आम लाइफ में भी, आप किसी एक काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम लूप बोलेंगे। अब प्रोग्राम में आप लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जब हम एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे लूप। लूप की टाइप्स ही देख लें आगे। नंबर 1 पे है व्हाइल लूप, नंबर 2 पे है फॉर लूप। आपकी बुक पे, ज़ाहिरा बुक्स आप लोगों ने ओपन की होंगी, आपकी बुक पे 3 लूप लिखे हुए हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके स्मार्ट सिलेबस में डू व्हाइल लूप नहीं है, तो हम डू व्हाइल लूप को स्टडी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस किया है। नंबर 1 पे है व्हाइल लूप, नंबर 2 पे है फॉर लूप। अब हम अपना जो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ व्हाइल लूप, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रख लें कि आपका ये जो लूप वाला क्वेश्चन है, ये ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको करेंगे। इसकी टाइप्स आप लोग लिखेंगे। आपकी बुक पे इसकी जो डेफिनेशन है वो डिटेल से लिखी होगी, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतनी डेफिनेशन करें और इसकी टाइप्स के नेम लिख दें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस पर आप लोग टिक लगा लें और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी डेफिनेशन, इसका सेंटेक्स आपके पास होगा 2 तरह का। एक सेंटेक्स होगा सिंगल स्टेटमेंट के लिए और एक सेंटेक्स होगा कंपाउंड कंडीशन के लिए या कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए।
फिर इसकी वर्किंग हम देखेंगे, इसका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे और साथ इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे। ये आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। वाइल लूप की डेफिनेशन देखें। वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स while the given condition remains true। चैप्टर 11 में हमने जैसे देखा था, सबसे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट को स्टडी किया था। इफ़ स्टेटमेंट जो थी वो सिंपल स्टेटमेंट थी। इसी तरह लूप वाले में सबसे सिंपल जो लूप है वो है वाइल लूप। इसका जो सिंटैक्स है वो तकरीबन इफ़ स्टेटमेंट से मिलता जुलता है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखें। स्टार्ट पे एक कीवर्ड लिखा है जिसको स्मॉल लेटर में आप लोगों ने लिखना है। डब्ल्यू जी है जो पहले वाला लेटर है वो आपने कैपिटल नहीं लिखना, क्योंकि कीवर्ड के लिए रूल होते हैं कि ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अब वाइल लिखें, वाइल के बाद ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट में कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद आप स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं। स्टेटमेंट आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट पे सेमीकोलन ज़रूर ऐड करेंगे। वाइल ऐसा लूप है, इसमें देखें क्या होगा, इसकी वर्किंग भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करती चलूँ कि लूप का काम है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना। कितनी दफ़ा रिपीट करना ये हम बताएंगे, ठीक है। वाइल लूप और फॉर लूप, इन दोनों में ये डिफरेंस आता है कि एक लूप में हम बताते हैं कि एक चीज़ को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, जबकि दूसरे लूप में हम नहीं बताते कि कितनी दफ़ा प्रोग्राम रिपीट होगा, बल्कि ये डिपेंड करता है कि यूज़र क्या इनपुट देगा। यूज़र के इनपुट पर डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कितनी दफ़ा चलेगा। हम इनका कंपैरिजन भी अगले स्लाइड्स में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम वाइल लूप को देखते हैं, इसकी वर्किंग और इसका सिंटैक्स, ये तमाम चीज़ें। अभी पीछे जो हमने ये सिंटैक्स देखा है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये इसका सिंटैक्स है जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट पे वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, कंडीशन के बाद आप लोग सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे, इसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो वर्ड है वाइल, ये आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना है। इसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई स्मॉल कैपिटल इस तरह का ना हो, बल्कि तमाम के तमाम लोअर केस लेटर हो। कंडीशन हम खुद से लिखेंगे, वो डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोग्राम लिखेंगे, वैसी कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद स्टेटमेंट, अगर वन लाइन स्टेटमेंट है तो हम ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो उसको लिखने के लिए हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। सिंटैक्स जो है वो बेसिकली वही है जो पहले वाला है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये ब्रेसेस जब आप लगा देंगे तो यहाँ पे आप 1 2 n, इससे मुराद यह है कि आप जितनी मर्ज़ी स्टेटमेंट ऐड करें, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5 चलते जाएँ, कहाँ तक चलें, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जितनी स्टेटमेंट आप ऐड करना चाहें, नंबर n, ठीक है। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। आगे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग के लिए ये जो पिक्चर है ये मैंने आपकी बुक से लेके लगा दी है, ताकि इसकी वर्किंग आपको समझने में भी आसानी हो, आपको ये ना लगे कि मैम ने पता नहीं कहाँ से वर्किंग बता दिया, हमें समझ नहीं आई। वर्किंग आसान है, वर्किंग इनकी एक जैसी होती है। अगर आप नेट से भी देखेंगे तो आपको सेम वर्किंग मिलेगी, लेकिन ये चूँकि थोड़े से ईजी वर्ड होते हैं आपकी बुक में, तो हम इसी को देख लेते हैं। अच्छा जी, इसकी वर्किंग देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ इवेल्युएटेड। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स it again moves to the start of the loop and evaluates the condition again. This process continues as long as the condition remains true. When the condition becomes false, the loop is terminated. अब यहाँ पे देखें ये क्या वर्किंग हो रही है। मैं पहले आपको थोड़ा सा इफ़ का बैकग्राउंड बता दूँ जो हमने पहले पढ़ा था। इफ़ स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर तो ये कंडीशन ट्रू है। इफ़ के बाद आता थी कंडीशन को हमने एवेल्युएट किया, उसको चेक किया। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलती थी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम बंद होता था। फिर हमने इफ़ एल्स को पढ़ा, उसमें हमारे पास कंडीशन एक ही थी। कंडीशन के लिए हमेशा दो चीज़ें हैं, चाहे वो आप सिलेक्शन वाले स्ट्रक्चर की बात करें या लूप की बात करें, कंडीशन ने हमेशा दो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है।
तो इफ़ एल्स वाले केस में क्या था, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ भी ऐसे ही है सेम। इसकी वर्किंग देखें, जो अभी मैंने आपको डिटेल से पढ़ के सुनाई भी है कि सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा कंडीशन को, चाहे आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो चाहे रेपिटेशन स्ट्रक्चर हो, हमेशा कंडीशन को इवेलुएट किया जाएगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इन्होंने ऐड की है, क्योंकि हम रेपिटेशन को पढ़ रहे हैं, हम लूप को पढ़ रहे हैं, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपका प्रोग्राम तब तक चलेगा। इफ़ में क्या होता था कि एक दफ़ा कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू है, प्रोग्राम चला, रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया प्रोग्राम ने और आपका प्रोग्राम एंड हो गया, बंद हो जाता है। लेकिन लूप में क्या होगा, पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है आपका प्रोग्राम चलेगा, कंडीशन को अगेन चेक किया जाएगा। इफ़ एल्स की सूरत में या इफ़ की सूरत में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ एक दफ़ा कंडीशन को चेक किया, रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, स्टेटमेंट चला दी और बात खत्म। लेकिन यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम चलेगा, अगेन कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर फिर कंडीशन ट्रू है फिर आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका प्रोग्राम है वो चलेगा। और ये ऐसे होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो आपका प्रोग्राम बंद कब होगा, बंद होने के लिए एक ही कंडीशन है, एक ही सूरत है कि आपका जो आप कंडीशन चेक करेंगे वो फॉल्स हो जाए। इसका सिंटैक्स देखते हैं, इसका बल्कि फ़्लो चार्ट देखते हैं। फ़्लो चार्ट में देखें, सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन हमेशा दो ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी, दो तरह के, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो लूप जो है, लूप से मुराद ये होता है स्टेटमेंट, जितनी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, 10 हैं, 12 हैं, 25, 30, जितनी भी होंगी, वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और इसके बाद अगेन कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू है फिर यही स्टेटमेंट चलेंगी, कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट चलेंगी, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आपका प्रोग्राम जो है, आपकी जो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। और इसमें कुछ फॉल्ट भी होते हैं। अगर आप ये देखें, पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं, इसकी लास्ट वाली लाइन देखें, अ लूप दैट हैज़ नो एंड पॉइंट इज़ नाउन एज एन इनफिनिट लूप। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऐसा लूप आ जाए कि जिसमें कंडीशन फॉल्स ना हो रही हो, कंडीशन हमेशा ट्रू रहे, आपका प्रोग्राम चलता ही जाएगा, एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, चाहे लाखों दफ़ा चले। अगर उसमें फॉल्स की कंडीशन नहीं है तो आपका प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा, बल्कि वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इससे मसला ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जितनी रैम होती है, 4 GB रैम है, और आपने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया जो इन्फिनिट लूप जिसमें बन गया, उसकी कोई एंडिंग कंडीशन नहीं है, आपका प्रोग्राम जो है वो चलता जाएगा। प्रोग्राम चलने से मुराद यह है कि वो आपकी मेमोरी में, रैम में, मेन मेमोरी जो है, टेम्परेरी मेमोरी, वर्किंग एरिया आपके कंप्यूटर का, वो फुल होता जाएगा। क्योंकि प्रोग्राम जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा वो मेमोरी में जगह लेता है, उसको जगह तो चाहिए, स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए चलने के लिए, तो वो मेमोरी में जगह लेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर वो इन्फिनिट लूप है, कि जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगी और आपका सिस्टम इस सूरत में क्रैश भी कर सकता है। इसलिए हम जब भी लूप बनाएंगे, लूप के प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने एंडिंग पॉइंट ज़रूर देना है। एक ऐसी कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए जिससे आपका प्रोग्राम कहीं पे आके एंड हो जाए। पता होना चाहिए कि प्रोग्राम इतनी दफ़ा चलेगा और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। और ये कैसे और ये कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी कंडीशन लगानी है और कहाँ से स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, कहाँ पे आके एंड करना है। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाए और आपकी प्रोग्राम की जो वर्किंग है वो रुक जाए। इसके लिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आपकी बुक पे एग्ज़ाम्पल लिखी है पाकिस्तान के नाम से। अगर आप अपनी बुक ओपन करें तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि आप लोग ऐसा करें, अपनी बुक ओपन करें और मुझे पिक बना के सेंड करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग बुक्स ओपन करके बैठे हैं। फिर मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल करवा देती हूँ।
वाइल लूप को स्टडी किया। वाइल लूप में हमने देखा कि आपकी जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और तब एग्जीक्यूट किया जाएगा जब आपके प्रोग्राम की कंडीशन ट्रू होगी, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम आपका चलना बंद हो जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि बुक ओपन करें, बुक ओपन करके मुझे पिक बना के सेंड करें। आप में से बहुत सी बच्चियों ने और बच्चों ने पिक बना के सेंड किया, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी भी बुक ओपन नहीं की वो बुक लाजमी ओपन करें, और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में होता है आप लोग मुझे साथ साथ ज़रूर बताएं। जैसे ही लेक्चर के बाद मैं फ्री होती हूँ 1 बाय 1 सबको रिप्लाई करूँगी। लेट रिप्लाई कर सकती हूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जैसे कि मैं हर दफ़ा करती हूँ। अभी इसकी एग्ज़ाम्पल देख लें। द फॉलोइंग एग्ज़ाम्पल डिस्प्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ड इन्होंने डबल कोटेशन में लिखा है। इसका ये मतलब है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो वर्ड पाकिस्तान को डिस्प्ले करे स्क्रीन पे फॉर 5 टाइम्स, मतलब 5 दफ़ा, यूजिंग वाइल लूप। अगर यहाँ पे वाइल लूप का वर्ड ना भी लिखा हो हम तब भी इसी लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लूप के बगैर ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, और इतना अच्छा हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो हम लूप से ये प्रोग्राम करेंगे, वाइल लूप से। वाइल लूप की एग्ज़ाम्पल हम कर रही हैं। सबसे पहले ये जो आप लोगों ने क्लास में भी समझ लें रटा लगा लिया था पक्के वाला कि जिसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमने कैसे लिखना है। बेसिकली हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो पढ़ा था वो इसके स्ट्रक्चर पे सारा स्टडी किया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जिसमें हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखी थी, इसका मेन फंक्शन देखा था। आप लोगों ने सेम वही 5-6 लाइनें लास्ट में लिखनी है किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, conio.h, वाइड मेन, ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस, एंड लास्ट पे आप लोग लगा देंगे क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने यूज़र से पहले तो बल्कि यूज़र का तो इसमें हम नहीं करेंगे, हम अपने एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक पे यहाँ 2 लाइनों में, पहली लाइन में डिक्लेरेशन की गई है और सेकंड लाइन में इनिशियलाइजेशन की गई है। डिक्लेरेशन का टॉपिक हमने डिटेल से पढ़ा था। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक डिक्लेरेशन का सही से उनको आइडिया नहीं है वो भी देख लें कि जब भी हम डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम इकट्ठा लिखेंगे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इससे फ़ायदा ये होता है कि रैम में, मेमोरी में आपको एक जगह मिल जाती है रहने के लिए। ठीक है। जैसे ज़मीन पे आप लोग अपना घर खरीदते हैं, इसीलिए इसी तरह समझ लें कि मेमोरी में भी आपको जगह चाहिए रहने के लिए। लेकिन खैर वो आपके रहने के लिए नहीं होती, वो आपके डाटा के रहने के लिए जगह होती है। कितनी जगह चाहिए ये हम बताते हैं डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए। int, ये जो हमने डाटा टाइप इस्तेमाल की है इसका ये मतलब है कि हमने जो वेरिएबल n लिया है इसमें हम इंटीजर डाटा सेव करेंगे जो डिजिट की फॉर्म में होगा। और ये आपको याद होगा कि int जो है वो कितने बाइट लेता है मेमोरी में। ये जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दें, और मुझे यकीन है सबको आता होगा। जिन्हें नहीं भी आता वो सुन लें कि इंट जो है वो हमेशा मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है सेव होने के लिए। अब यहाँ पे n को वैल्यू दे दी गई 1। अब हमारे पास n एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था मेमोरी में, रैम में वेरिएबल हमने दे दिया, फिर हमने उसकी वैल्यू सेव करवा दी 1। हमने क्यों करवाई? प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखें कि हमने एक वर्ड लिखना है पाकिस्तान, कितनी दफ़ा लिखना है? 5 दफ़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 5 तक आएंगे, 1 से 5 दफ़ा अपना प्रोग्राम चलाएंगे और आपकी जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और 5 दफ़ा प्रोग्राम चलाने के बाद हम उसको बंद करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया। इसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने जितने प्रोग्राम पढ़े सब में हमने इसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखें जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था, सिंटैक्स हमने पढ़ा था सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे वाइल, वो हमने यहाँ पे लिखा। 4th लाइन में आपको नज़र आ रहा है WHILE वाइल। इसके बाद हमने पढ़ा था सिंटैक्स में कि हम कंडीशन लिखेंगे, वो हमने कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। 3rd पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्यों लगाई? क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। जब भी आपने
2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी होंगी तो आप लोग ये ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके लिए ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी नहीं है। वैसे वाइल में जो मोस्टली होता है ना, हम ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। ये जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये मैंने आपको पोस्ट फिक्स प्री फिक्स वाले फॉर्म में ये सारा डिटेल से बताया था। अब इसकी कंडीशन की तरफ दोबारा आ जाएं। वाइल कीवर्ड हमने यूज़ किया, कंडीशन हमने दे दी n लेस दैन और इक्वल टू 5। n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू है 1 कि आपका प्रोग्राम 1 से शुरू होगा। 1 को चेक किया जाएगा, n की वैल्यू देखें 1 है, 1 को चेक किया जाएगा कंडीशन में 1 लेस दैन और इक्वल टू 5। तो आप मुझे बताएं कि क्या 1 जो है वो लेस दैन 5 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ऑफ कोर्स जो 1 है वो 5 से छोटा है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल किया है प्रिंट एफ, ये भी आप लोगों ने लोअर केस में लिखना होता है। और डबल कोटेशन में हमने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद एंड पे हमने \n लगा दिया। \n का मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे लिखा है \n, इसका मतलब है न्यू लाइन पे चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है, प्रिंट एफ जो हमने लिखा है, प्रिंट एफ के बाद डबल कोटेशन में हमने लिखा पाकिस्तान को। अब इसका ये मतलब है कि आपकी जो आउटपुट विंडो आपको साइड पे नज़र आ रही है, यहाँ पे राइट साइड पे पाकिस्तान जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है नीचे n++। इसका ये मतलब होता है कि n में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका ऊपर ही फ्लो चार्ट बना है, इसमें इसको भी देखें। फ्लो चार्ट में यह है कि कंडीशन को पहले चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम चलेगा। अगेन कंडीशन को चेक करेंगे, फिर आपका प्रोग्राम चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा और ये चलता ही जाएगा सिस्टम। तो यहाँ भी ऐसे ही है, n की वैल्यू पहले 1 थी, 1 का मतलब है पाकिस्तान एक दफ़ा आउटपुट विंडो पे लिखा गया, डिस्प्ले हो गया। इसके बाद n की वैल्यू हो गई 2, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से n की वैल्यू जैसे ही 2 हुई तो कंडीशन को चेक किया जाएगा 2 लेस दैन 5। कंडीशन है ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो पाकिस्तान को अगेन आउटपुट विंडो पे शो किया जाएगा, लिखा जाएगा। फिर न्यू लाइन पे चलेंगे तो n++, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस दैन 5। कंडीशन को चेक किया, कंडीशन है ट्रू, पाकिस्तान को फिर डिस्प्ले कर दिया जाएगा आउटपुट विंडो पे। इसके बाद n में फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 4। कंडीशन को चेक करेंगे, 4 लेस दैन 5, कंडीशन है ट्रू, पाकिस्तान को फिर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। n की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, 4 से 5 हो गई इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। 5 लेस दैन 5 ये तो ठीक नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 कंडीशन देखें ना, कंडीशन में लेस दैन और इक्वल ये दोनों सिंबल इस्तेमाल हुए हैं। तो 5 इक्वल टू 5, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। पाकिस्तान जो वर्ड है ये आउटपुट विंडो पे शो हो जाएगा। इसके बाद n में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो कंडीशन को चेक किया जाएगा, 6 लेस दैन 5, नहीं ये फॉल्स है। 6 इक्वल टू 5 ये भी फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि आपका प्रोग्राम get_ch की तरफ आएगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग बहुत आसान है, नीचे आपकी बुक पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुने तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया 1 और एंडिंग पॉइंट हमने ले लिया 5, क्योंकि हमने 5 दफ़ा पाकिस्तान को डिस्प्ले करवाना था। और लूप जो है इसलिए कैसे काम कर रहा है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाया n++, n की वैल्यू ये हमेशा 1 इंक्रीज़ करता है। पहले n की वैल्यू थी 1, फिर 2, 3, 4, 5। इसमें एक और मज़े की बात आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आप n की वैल्यू हमेशा 1 लेंगे और n लेस दैन और इक्वल टू 5। आप n की वैल्यू 5 ले लें और n लेस दैन और इक्वल टू 10 तक चले जाएं। ज़ाहिर है 5 से 10 तक जाएंगे फिर भी आपका लूप 5 दफ़ा ही चलेगा। हमारा मकसद यह है कि हमने लूप को 5 दफ़ा चलाना है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। तो n की स्टार्टिंग वैल्यू आप 5 ले सकते हैं और एंडिंग कंडीशन 10 लगा लें। n की स्टार्टिंग वैल्यू आप 10 ले सकते हैं और एंडिंग कंडीशन 15 लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका ये प्रोग्राम की एग्ज़ाम्पल थी। अगर एग्ज़ाम्पल में किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह फिर हम अगली जो इसका प्रोग्राम है वो हम शुरू करते हैं। के प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम देखें 12.1, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाली वीडियो में एग्जांपल स्टडी की है, इसी तरह ये वाला हमारा प्रोग्राम है।
इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि हम स्टार्टिंग कंडीशन लेंगे 1 और एंडिंग कंडीशन हमारी होगी 10, क्योंकि आपने अपने लूप को, अपने प्रोग्राम को 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है। ज़ाहिर है 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 पे कैसे जाएंगे? हमेशा 1 से 2 पे जाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 पे जाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। 10 दफ़ा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमें स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखनी पड़ती है, इसलिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जब आपने चीज़ों को रिपीट करना हो तो लूप का इस्तेमाल करें, और 2 या 3 लाइनें लिखने से आप अपना प्रोग्राम बहुत दफ़ा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने आपकी बुक से ही लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें वही लिखा है जो 3-4 लाइनें मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने ये समझ लें लिखनी है। बेसिक स्ट्रक्चर तो अब मैं बार बार डिफ़ाइन नहीं करूँगी। हम इसका जो मेन फंक्शन है उसकी तरफ आ जाते हैं। एक वेरिएबल हमने लिया, हमने चूँकि काउंटिंग शो करवानी है। काउंटिंग हमेशा ज़ाहिर है डिजिट को हम काउंटिंग बोलेंगे, कभी भी हम ABC अल्फ़ाबेट्स को तो काउंटिंग में शुमार नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने डाटा टाइप ली INT इंट। इंटीजर के लिए जो इस्तेमाल होती है, एक वेरिएबल का नेम हमने ले लिया n लिया। यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से ABC XYZ कुछ भी ले सकते हैं। इसको हमने n को स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 1, फिर आगे क्लियर स्क्रीन लिखा। सेम टू सेम ये वही प्रोग्राम है जो आपने पीछे अभी एग्जांपल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे 5 की जगह पे एंडिंग कंडीशन जो है वो 10 इस्तेमाल हो रही है, और हमने कोई वर्ड पाकिस्तान शो नहीं करवाना, बल्कि हमने यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग शो करवानी है। अब n में क्या वैल्यू थी? 1। कंडीशन को चेक किया जाएगा। वाइल के बाद आपको कंडीशन नज़र आ रही है। n की वैल्यू थी 1, 1 लेस दैन और इक्वल टू 10। ये देखें, n हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। n की वैल्यू हमने दे दी 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे आपको मॉडुलस डी नज़र आ रहा है। मॉडुलस डी मैंने आपको बताया था ये हमेशा इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये इंटीजर इस्तेमाल हो रहा है, इंटीजर n। तो ये वाला जो मॉडुलस डी है इस n की वैल्यू का इस्तेमाल करेगा, इस n की वैल्यू को शो करेगा। n की वैल्यू थी 1, यहाँ आउटपुट में 1 शो हो जाएगा। और ये जो आपको \n नज़र आ रहा है ये क्या करेगा? न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब इसके बाद n प्लस प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 2, n में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 होने के बाद कंडीशन चेक होगी वाइल 2 लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू। काउंटिंग को शो किया जाएगा, n की वैल्यू को शो करेंगे। n में 2 था तो यहाँ पे 2 शो हो गया। इसके बाद इंक्रीज़ किया जाएगा वैल्यू को, n की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू। 3 को यहाँ डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। फिर n में इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, कंडीशन चेक होगी 4 लेस दैन 10, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है। 4 को प्रिंट करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। 4 में इंक्रीमेंट होगा 5, 5 लेस दैन 10, 5 यहाँ शो होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 6 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट 7, 8, 9, 10 चलता जाएगा। अब 10 के बाद जब n में इंक्रीमेंट हो जाएगा 11, 11 को चेक किया जाएगा। 11 लेस दैन 10 फॉल्स, 11 इक्वल टू 10 फॉल्स, ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इस तरह से लूप काम करता है। यहाँ पे काउंटिंग शो हो रही है 10 दफ़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों का काम है ये सारा। हम इसलिए लूप का इस्तेमाल करते हैं कि लेंथी प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट करके लिखा जाए और आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी ना पड़े और काम भी आपका अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए। अभी हम इसका अगला प्रोग्राम देखते हैं 12.2। 12.2 में देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग वाइल लूप। अब यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक हमें लेना पड़ेगा नंबर के लिए। यहाँ पे नंबर के लिए बुक वालों ने अब सी का इस्तेमाल किया। आप सी का इस्तेमाल करें या कोई अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल किया सम, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पे लिखा गया है सम भी आप लोगों ने लेना है। पहले 5 नंबर लें 1 2 3 4 5 और उनका सम डिस्प्ले करवाएं। तो जब हमने सम करना होता है तो हम क्या करते हैं? 1 से शुरू करेंगे। 1 का अगला नंबर क्या होता है? 2। 1 में 2 ऐड किया 3। 2 से अगला नंबर क्या होता है? 3। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 से अगला नंबर क्या होता है? 4। 4 में पिछला नंबर ऐड करेंगे। इस तरह से इसकी वर्किंग होगी। वर्किंग साथ साथ बता देती हूँ, अगर आप भी कापी पेंसिल लेके बैठें तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ आप भी वर्किंग करें। वर्किंग के जब तक आप इसको रफ पे नहीं करेंगे, खुद से नहीं लिखेंगे, आपको प्रोग्राम ऐसे समझ नहीं आएगा।
अब यहाँ पे देखें सी को इनिशियल वैल्यू दे दी गई 1 और सम को सी को इनिशियल वैल्यू दे दी गई 1 और सम को इनिशियल वैल्यू दे दी गई 0। सी की वैल्यू 1, सम की वैल्यू 0। अब ये मैं आपको बता दूं, मेमोरी में सी में 1 सेव है और एस में क्या सेव है, सम में 0। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, कंडीशन चेक की, सी लेस देन 5, यस सी में 1 सेव है, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगी। डिस्प्ले क्या किया जाएगा, सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 0। यहाँ पे मैं शॉर्ट एस लिख देती हूँ, वैसे आप लोगों ने एस नहीं लिखना, सम इसका वेरिएबल है, आप लोग एज इट इज़ लिखेंगे, बुक पे आप लोग लिख सकते हैं सम प्लस सी। सम में क्या था 0 और सी में क्या था 1, 0 प्लस 1, सम में 1 सेव हो जाएगा। फिर सी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इस लाइन में सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 5, बिल्कुल ठीक है, 2 को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले करवाने के बाद 2 को सम में ऐड करेंगे, 2 को जब सम में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, पहले इसकी वैल्यू थी सम की 1, अब सम की वैल्यू हो जाएगी 3। इसके बाद सी में फिर इंक्रीमेंट करेंगे, सी में जैसे ही हम इंक्रीमेंट करेंगे सी हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। फिर सी में इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 डिस्प्ले होगा और फिर 5 डिस्प्ले होगा। और सम में क्या होता जा रहा है, सम में वैल्यू सेव होती जा रही है 1 बाय 1। सम काम कर रहा है, 1 में 2 ऐड किया 3 आया, फिर उसमें 3 ऐड किया, फिर उसमें 4 ऐड किया और फिर आंसर जो आएगा उसमें 5 ऐड करेंगे। इस तरह से आपका जो सम का आंसर है वो 15 आ जाएगा। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें, इसको एग्जीक्यूट करें, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। प्रोग्राम शुरू करते हैं 12.3। ये भी आसान सा प्रोग्राम है। इसमें ये होगा कि आप लोगों ने 5 नंबर लेने हैं 1 से 5 तक। वो 5 नंबर भी आपने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देने हैं और साथ उनका स्क्वायर भी आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। बहुत आसान सा प्रोग्राम है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने पिछले 2 प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल लिया, बल्कि एक में हमने 2 इस्तेमाल किए, वो उस प्रोग्राम की डिमांड थी। अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देखें पहले, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर विद देयर स्क्वायर्स यूजिंग वाइल लूप। हम एक नंबर डिस्प्ले करवाएंगे, साथ उसका स्क्वायर भी डिस्प्ले करवा देंगे। एक हमने वेरिएबल लेना है, n के नाम से वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू दे दी 1, क्लियर स्क्रीन। अब हमारी कंडीशन जा रही है 5 तक। क्यों 5 तक एंडिंग कंडीशन जा रही है, क्योंकि प्रोग्राम में ही पूछा गया है कि आप नंबर शो करवाएं पहले 5, तो इसलिए हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन है 1, एंडिंग कंडीशन है 5। सिर्फ ये 2 लाइनें और इनका काम है सारा, और आपका प्रोग्राम आसानी से लूप का प्रोग्राम बनेगा। यहाँ पे देखें मॉडुलस डी लिखा है, ये वाला मॉडुलस डी इस n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ये यहाँ पे 1 शो हो जाएगा। इसके बाद स्पेस, बुक पे इन्होंने स्पेस नहीं दी, लेकिन आप भी स्पेस नहीं लिखेंगे, इसको साथ साथ करके लिखेंगे, बल्कि बेहतर होगा कि आप पहले मॉडुलस डी के बाद मॉडुलस टी का इस्तेमाल करें, टैब का, सॉरी मॉडुलस टी का नहीं, \t का। इससे ये होगा, टैब का इस्तेमाल होगा। टैब का मतलब होता है ज़्यादा स्पेस देना, तो आप जब 1 डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगी स्पेस, स्पेस के बाद आप लोग अगला मॉडुलस डी इस्तेमाल करेंगे n मल्टीप्लाई बाई n। अब यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट को गौर से देखें, यहाँ पे 2 मॉडुलस डी का इस्तेमाल हो रहा है और फिर उसके बाद है \n। \n तो है न्यू लाइन पे जाने के लिए है, इसको तो मैं अब ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 मॉडुलस डी हैं, पहला मॉडुलस डी जो है वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट विंडो पे, और दूसरा मॉडुलस डी n मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब सिंपल देखें, जब n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे n लिखा गया, n 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, n में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आके n की वैल्यू हो जाएगी 2, आउटपुट विंडो पे 2 शो हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, n की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी इंक्रीमेंट की वजह से, n की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, n की वैल्यू फिर इंक्रीज़ होकर 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, n की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी जो कि बनेगी 6। लेकिन जब हम कंडीशन को चेक करेंगे 6 लेस देन 5, 6 लेस देन 5 तो नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगले प्रोग्राम की तरफ आ जाएं।
ये आपका इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, बल्कि अभी तक हम प्रोग्राम देखें 12.5, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम टेबल वाला प्रोग्राम डिस्प्ले करवाएंगे कि हमने कंप्यूटर को अगर हम बोल दें कि हमारे लिए ये टेबल डिस्प्ले करो तो वो कैसे करेगा। कोई भी नंबर, यहाँ पे आपकी बुक पे नंबर इस्तेमाल किया गया है 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो 3 की जगह आप कोई भी नंबर का टेबल डिस्प्ले करवा सकते हैं, चाहे वो 3 की जगह 300 हो, 3000 हो, 3 लाख का टेबल भी अगर आपने शो करवाना है तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको यूज़र को ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे सिर्फ ये नंबर है, इसका टेबल शो करवा दें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए n और c के नाम से। c को वैल्यू दे दी 1, क्योंकि मोस्टली हम टेबल में क्या करते हैं 1 से 10 तक जाते हैं, जो आपके ये आउटपुट में भी नज़र आ रहा है। 3 1 3 से शुरू होकर 3 10 30 तक लिखा हुआ है। तो कोशिश यही होती है कि हम 1 से शुरू करें 10 तक जाएं, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन में 10 का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा टेबल शो हो तो आप 10 की जगह 20 25 30 जितना लंबा टेबल आप शो करवाना चाह रहे हैं वो करवा दें। यूज़र से इनपुट प्रिंट एफ, यूज़र को कहीं नंबर एंटर करे, यूज़र ने नंबर एंटर किया 3, वो स्कैन एफ के ज़रिए आपको इनपुट मिल जाएगा। आप 3 की जगह यूज़र अगर कोई और नंबर भी एंटर करे, आपने प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि जो यूज़र के मुताबिक टेबल को शो करवा दे। तो यूज़र ने 3 एंटर किया, चाहे वो 300 एंटर करे, कुछ भी एंटर करे, टेबल शो हो जाएगा। अब यूज़र ने यहाँ पे 3 एंटर किया है, तो यूज़र से इनपुट लिया, कंडीशन को चेक किया, फिर वही 2 लाइनों का बेसिकली आपका सारा ये लूप का प्रोग्राम होता है, 2 से 3 लाइनों का। बेसिक स्ट्रक्चर तो सब में सेम होता है, लास्ट पे भी ये सेम होता है। कंडीशन हमने चेक करनी है, यूज़र से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमेशा मैंने कहा था 2 स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। प्रिंट एफ में हम यूज़र को फोर्स करेंगे कि एंटर अ नंबर, फिर जब वो नंबर एंटर करेगा तो स्कैन एफ के थ्रू हम वो नंबर मेमोरी में सेव करवा लेंगे। उसके बाद आपका ये प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम में देखें मॉडुलस डी लिखा है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर मॉडुलस डी, फिर इक्वल का सिंबल है, फिर मॉडुलस डी। इसमें क्या होगा, जो पहले वाला मॉडुलस डी है वो n की वैल्यू को लेगा, इस n की वैल्यू को। फिर जो दूसरा मॉडुलस डी है वो c की वैल्यू को लेगा मल्टीप्लाई के बाद ये, फिर इक्वल का सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। फिर जो लास्ट वाला मॉडुलस डी है वो n को और c को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज शो करवा देगा, टेबल बनता जाएगा। लास्ट पे लिखा है c = c+1, ये c की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, c की वैल्यू 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप c = c+1 लिखें, आप सिंपल c++ भी लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसकी वर्किंग करें, कॉपी पेन से लेके बैठें, जो समझ नहीं आता मुझसे पूछें। प्रोग्राम है अगला 12.6 है। उम्मीद है आपकी बुक पे यही वाला प्रोग्राम होगा, अगर तो चेंज है तो मुझे बता दें, अगर चेंज नहीं है यही वाला है तो ये बहुत आसान सा प्रोग्राम है। ये सीरीज़ आपने शो करवानी है जो 1 से लेके 23 तक जा रही है। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन 1 ले ली और एंडिंग कंडीशन ले ली 23। और ये आपको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, पहले 1 को शो करवाएंगे, 1 के बाद स्पेस आ रही है ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे टी का इस्तेमाल किया, \t का। 1 के बाद क्या डिस्प्ले हो रहा है 3, मतलब 1 में अगर हम 2 का इंक्रीमेंट करें, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 में 2 ऐड करें 3 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर स्पेस आएगी, फिर 5 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर स्पेस आएगी, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रोग्राम चलता जाएगा 23 तक, साथ साथ कंडीशन को बार बार चेक किया जाएगा। देखें पहले कंडीशन को चेक करेंगे, c = 1, 1 < 23 कंडीशन है ट्रू, 1 को डिस्प्ले किया जाएगा, स्पेस देंगे, फिर 1 में इंक्रीमेंट करेंगे, वो हो जाएगा 3 को चेक करेंगे, 3 < 23 कंडीशन है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी 3 को डिस्प्ले किया जाएगा, उसके बाद 3 में इंक्रीमेंट करेंगे 2 मज़ीद, तो वो हो जाएगा 5 < 23 कंडीशन है ट्रू, 5 को डिस्प्ले करवाएंगे, 5 में इंक्रीमेंट करेंगे 7 को फिर चेक करेंगे, 7 < 23 कंडीशन है ट्रू, स्टेटमेंट चलेगी, 7 में इंक्रीमेंट होगा 2 का, वो हो जाएगा 9 < 23, 9 को डिस्प्ले करवा देंगे, फिर उसमें मज़ीद इंक्रीमेंट करेंगे 11 हो जाएगा, 11 < 23 बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, और ये चलता जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। लास्ट पे हमारे पास आ रहा है 23 में जब 2 ऐड करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 < 23 नहीं, ये नहीं होता, ये हो गई कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
अगला जो प्रोग्राम है 12.7 के नाम से फ़ैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है। अब ये जो पीछे वाला मैंने प्रोग्राम करवाया है, हो सकता है जो पुरानी वर्जन की बुक हो उस पर ये प्रोग्राम ना हो, लेकिन आप फिर भी ये प्रोग्राम करें, बहुत आसान सा है। ये मैं स्लाइड भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप स्लाइड से ये प्रोग्राम देख लें, इसको नोट डाउन करें, इसको समझ लें। मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितने प्रोग्राम किए हैं सबसे ज़्यादा आसान यही प्रोग्राम है। ये मेरे लिए आसान नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी आसान है। 12.6 वाला जो यहाँ ओल्ड वर्जन है उस पर 12.6 वाला प्रोग्राम है ये, लेकिन जो न्यू बुक होगी उस पर 12.7 के नाम से ये प्रोग्राम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है पहले ये देख लें। अगर आपसे कहा जाए, जो आपके कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आपसे कहा जाए 3 का फैक्टोरियल फाइंड करें, 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। 3 के फैक्टोरियल से मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 1, ये आ गया 6। इसी तरह अगर कहा जाए 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो यहाँ पे आएगा 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। अगर कहा जाए 5 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो 5 4 3 2 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी तरह 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 6 5 4 3 2 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टोरियल आ जाएगा 6 का। ठीक है, कोई भी नंबर जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहें उसे मिनिमम जितने नंबर होंगे 1 तक आते जाएं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फैक्टोरियल आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर कहा जाए 10 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर आगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ी एक अमाउंट आ जाएगी, बहुत बड़ा एक आंसर आ जाएगा, तो जो 10 का फैक्टोरियल होगा। इसके लिए आपकी बुक पे 3 वेरिएबल लिए गए हैं एन सी एफ़ के नाम से। सी को 1 वैल्यू दे दी, एफ़ को 1 वैल्यू दे दी, क्योंकि हमने फैक्टोरियल जो है वो 1 तक लेके आना है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने हर एग्जांपल में बताया है कि कोई भी नंबर जो आप शुरू करेंगे, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे 4 हो, वो 1 तक आएगा हमेशा। 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, एंड पे 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ एफ़ को 1 वैल्यू दे दी गई और सी को भी 1 वैल्यू दी। अब कंडीशन चेक करने के लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे। यूज़र से कहेंगे नंबर एंटर करें कि आपको किसका फैक्टोरियल चाहिए। यूज़र ने एंटर किया 3, यूज़र को 3 का फैक्टोरियल चाहिए, वो स्कैन ऐप के थ्रू मेमोरी में सेव हो जाएगा यूज़र का नंबर। अब हम अपना प्रोग्राम 2 लाइनों का जो हमने चलाना होता है वो चलाएँगे। कंडीशन है सी लेस दैन एन। अब देखें एन जो यूज़र ने एंटर किया वो एन था, यूज़र ने एंटर किया 3, तो एन तो है 3, सी हमारे पास है जो हमने 1 से शुरू करना है। तो सी लेस दैन और इक्वल टू एन कंडीशन चेक करें, सी में है 1, एन में है 3, 1 लेस दैन 3 कंडीशन है ट्रू, आपका प्रोग्राम चलेगा। एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे सी से और जो आंसर आएगा वो एफ़ में सेव करेंगे। इसी तरह सी में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और फैक्टोरियल काउंट करते जाएंगे। इसकी वर्किंग भी आप अपने रजिस्टर पे करें। 3 वेरिएबल लें एन, सी और एफ़ के नाम से, तीनों के अलग अलग बॉक्सेस बना दें जैसे मैं आपको क्लास में करवाती थी। जैसे ही वैल्यू अपडेट हो पिछली वैल्यू को रिमूव करते जाएँ, नई वैल्यू ऐड करते जाएँ। ये वर्किंग यहाँ पे सारी लिखी हुई है, और जिसको फिर नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लें। जो ओल्ड वर्जन वाली बुक है उस पे हो सकता है एक और प्रोग्राम हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों बुक्स हैं मेरे पास। 12.7 के नाम से एक प्रोग्राम होगा जिसमें एक सीरीज़ को डिस्प्ले करवाया जाएगा। न्यू बुक पे वो प्रोग्राम शायद ना हो, ये आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी बुक पे ये प्रोग्राम है या नहीं। स्टेटमेंट में बोल देती हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ यूजिंग वाइल लूप। और सीरीज़ क्या होगी, 1 से शुरू करेंगे, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम आप लोग करें, और आपकी आज की असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम मुझे रिटन फॉर्म में आपने पिक बना के सेंड करने हैं। हमारा आज का जो एजेंडा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।